चौधरी क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। हम लोग आज केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण के बारे में हमको जानकारी लेना है। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें तो सबसे पहले आप चैनल को अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसका बेल बटन भी दबा दें ताकि हम लोग आगे जो भी वीडियो अपलोड करें आपको मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। यानी जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। यानी दो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनना, इसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ऐसा नहीं कि चावल को दाल में मिला दिया ऐसे तो वो मेरा अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए कुछ परिवर्तन होना जरूरी है उसमें। जैसे अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, लकड़ी को जलाएं तो वो क्या बन जाता है, राख बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, फिर दोबारा हम उस लकड़ी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। रंग में परिवर्तन, रंग बदल जाता है। अवक्षेप का बनना यानी पेंदी में कुछ जमा हो जाता है अगर अभिक्रिया कराते हैं। गैस का निकलना, गैस भी निकलता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं चूना खरीद के लाते हैं, अगर कली चूना, उसमें अगर पानी डालेंगे तो उसमें गैस भी बनेगा, भाप भी निकलेगा और वो गर्म भी हो जाएगा और ताप में भी परिवर्तन हो जाता है। तो वैसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में ये परिभाषा आप याद कर लें। क्रिया में हम लोग अभी पढ़े कुछ कि अवस्था में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, गैस का निकलना, अवक्षेप का बनना। तो किन किन अभिक्रियाओं में ऐसा होता है उसके बारे में जरा हम लोग ध्यान देते हैं। मैग्नीशियम के फीते को अगर को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बन जाता है। सफेद चूर्ण, मैग्नीशियम को जलाएंगे तो ये काला चूर्ण नहीं बनेगा, पाउडर नहीं बनेगा, काला पदार्थ नहीं मिलेगा, हमको सफेद मिलेगा। यहाँ अवस्था में परिवर्तन होता है। यानी मैग्नीशियम को जलाए तो वो क्या हो गया, जलकर क्या होता है, सफेद राख देता है। तो यहाँ अवस्था परिवर्तन हो गया। जैसे लकड़ी को भी जलाएंगे तो काला राख देगा, तो वो लेकिन यहाँ सफेद देता है। मैग्नीशियम को जलाएंगे तो सफेद राख देता है, अवस्था में परिवर्तन हो गया। अब है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड घोल के बीच अभिक्रिया कराने पर अवक्षेप बन जाता है, यानी पेंदी में कुछ जमा हो जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे जाएंगे, फिर पढ़ेंगे। अवक्षेप बनता है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड घोल के बीच अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है। अवक्षेप अभिक्रिया हम लोग पढ़ेंगे आगे। बेरियम क्लोराइड घोल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि बेरियम क्लोराइड के घोल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर अवक्षेप का रंग कैसा होता है, तो अवक्षेप का रंग सफेद होता है, श्वेत होता है। जिंक और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक को इसके साथ या इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो गैस भी निकलेगा और ताप में भी परिवर्तन होगा। इसके अलावा अभी हम बोले बिन बुझा चूना में अगर हम पानी डालेंगे तो उसमें भी ताप में परिवर्तन होगा और गैस भी निकलेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लें। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद आता है संयोजन अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन है। तो अभिक्रिया के प्रकार में हम लोग देखेंगे सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में हमको ध्यान देना है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ अगर मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करें, सिंगल, तो वैसे पदार्थ को हम संयोजन अभिक्रिया, वैसे अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ हो, दो भी हो सकता है, दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन एक ही निर्माण करेगा तो एक ही पदार्थ का निर्माण करेगा, वैसे पदार्थ को हम, वैसे अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा के कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। N2 प्लस H2 इससे अमोनिया बन जाता है, NH3। Mg प्लस O2 2MgO, H2 प्लस O2 2H2। यहाँ दो मिलके एक बना है, सब जगह देखिए आप, दो कहीं तीन भी मिल सकता है, तीन मिलके भी एक का निर्माण होना है। ऐसे अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, वैसे अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन के बाद आता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या डिकम्पोजिशन। वियोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे, जैसे संयोजन में हम लोग देखें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण हुआ, लेकिन उसके जस्ट उल्टा
इसमें हम देखते हैं कि एक पदार्थ टूटता है 2 बनता है, यहाँ एक पदार्थ टूटता है 2 से अधिक बनता है, 3 बनता है। तो सेम वही है, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो वैसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया, जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है तो वैसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये वियोजन को अपघटन भी कहते हैं, वियोजन को अपघटन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रकाश द्वारा वियोजन, एक होता है उष्मा द्वारा वियोजन, एक होता है विद्युत द्वारा वियोजन। तो अब यहां देखिए, ये इसको जो हम गर्म किए CaCO3, ये CaCO3 गर्म किए, कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किए या गर्म किए, गर्म लिख दिया हमने, तो CaOCO2 बना। यहां भी गर्म करेंगे लेड नाइट्रेट को तो लेड ऑक्साइड बनेगा, पीला रंग। लेड नाइट्रेट रंगहीन रंग का होता है, रंगहीन नहीं होता है, मतलब कुछ नहीं रंग होता है इसका, रंगहीन होता है। अब लेड ऑक्साइड जो बनता है उसका रंग पीला होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का रंग भूरा होता है, ऑक्सीजन। उसके बाद है ये जल है, जल है, इसको हम ऐसे हाइड्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन में तोड़ नहीं सकते, उसमें विद्युत धारा अगर प्रवाहित करेंगे तो मेरा हाइड्रोजन में भी बदलेगा और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूट जाएगा। यहां होता है विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। सोडियम क्लोराइड में भी अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो सोडियम और क्लोरीन में बदल जाएगा, यानी कि एक पोल पर, एक ध्रुव पर सोडियम प्राप्त होगा और एक ध्रुव पर क्लोरीन प्राप्त होगा। इसके अलावा प्रकाश द्वारा वियोजन भी होता है, प्रकाशीय वियोजन के बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखिए उष्मीय वियोजन, सबसे पहले उष्मीय वियोजन आता है, वियोजन पढ़े हम लोग। वियोजन में उष्मीय वियोजन आएगा, विद्युत द्वारा वियोजन आएगा, प्रकाश द्वारा वियोजन आएगा। मतलब टूटता है जो, तो कई तरीके से टूटता है, सिर्फ विद्युत उष्मा से नहीं टूटता है, उस विद्युत से भी टूटता है, प्रकाश द्वारा भी टूटता है। यानी अपघटन जो होता है, वियोजन जो होता है, कई तरीके से होता है। तो उष्मीय वियोजन हम लोग को पढ़ना है पहले, यानी उष्मीय वियोजन, जब वियोजन की अभिक्रिया उष्मा द्वारा संपन्न कराई जाती है। उष्मीय वियोजन यानी गर्म करते हैं, ताप देते हैं, हीट देते हैं, तो वैसे अभिक्रिया को हम उष्मीय वियोजन कहते हैं। अब कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम उष्मा देंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, CO, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। PbNO3 लेड नाइट्रेट है, ये उष्मा देंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। अक्सर पूछता है लेड नाइट्रेट का रंग कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, तो लेड नाइट्रेट का रंग हमारा रंगहीन होता है। अगर उसको गर्म करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, तो उसका रंग कैसा होता है, पीला रंग का होता है। रंगहीन लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर पीले रंग के लेड ऑक्साइड में बदलता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड का रंग, जो गैस निकलेगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो भूरा रंग का होगा। अब हम लोग चलेंगे फेरस सल्फेट। अक्सर सवाल में पूछता है कि फेरस सल्फेट में जल के कितने अणु होते हैं, फेरस सल्फेट में जल के कितने अणु होते हैं। हमें पता है कि हिंदू रीति रिवाज में शादी होता है तो कितना फेरा लगता है पता है, 7 फेरा लगता है। कोई 7 फेरा, यानी फेरस सल्फेट में 7 जल के अणु, कितने हैं जल के अणु, 7 हैं। तो हमें ये याद रखना है कि फेरस सल्फेट में 7 जल के अणु होते हैं। अक्सर सवाल पूछता है फेरस सल्फेट में जल के अणु कितना है, या तो आपको बोलेगा फेरस सल्फेट का भी सूत्र लिखें तो आप भूल सकते हैं। तो इसी वजह से हम आपको याद दिलाते हैं कि हिंदू रीति रिवाज में जब शादियां होती हैं तो दूल्हा और दुल्हन को 7 फेरा, अग्नि का 7 फेरा लगाना पड़ता है। तो फेरस सल्फेट प्लस, उसको हम पहले गर्म करेंगे तो फेरस सल्फेट में बनेगा, उसके बाद फिर से जल का अणु एक बार हट जाएगा, फिर दोबारा गर्म करेंगे उसको तो वो भूरे रंग में बदल जाएगा। पहले पानी हटेगा, उसके बाद फिर भूरे रंग में बदल जाएगा, SO2 बनेगा, SO3 सल्फर डाइऑक्साइड
और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। विद्युतीय वियोजन देखना है। विद्युतीय वियोजन किसे कहते हैं? जब वियोजन की अभिक्रिया विद्युत द्वारा कराई जाती है तो उसको विद्युतीय वियोजन कहेंगे। यानी जल है H2O, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये टूट जाता है जल में और ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में। तो वैसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन, जब वियोजन की क्रिया विद्युत द्वारा कराई जाती है तो वैसे अभिक्रिया को विद्युतीय वियोजन कहते हैं या कहलाता है। अब है प्रकाशीय वियोजन। जब वियोजन की क्रिया प्रकाश द्वारा संपन्न कराई जाती है या प्रकाश द्वारा कराई जाती है तो वैसे अभिक्रिया को हम प्रकाशीय वियोजन कहेंगे। जैसे 2AgCl सिल्वर क्लोराइड है, इसको धूप पे छोड़ देंगे प्रकाश में तो Ag और Cl2 बने। इस तरह Ag सिल्वर ब्रोमाइड, इसमें भी प्रकाश अगर देंगे पूरे धूप में छोड़ देंगे तो सिल्वर और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ना है अब हम। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जैसे हम लकड़ी जलाते हैं तो उसमें ऊष्मा निकलता है, तब ये क्रिया होती है। लेकिन जब सिल्वर क्लोराइड को अगर हम धूप में छोड़ते हैं तभी उसका क्रिया होता है, यानी ऊष्मा लेता है वो और ये हमको ऊष्मा देता है। यानी ऊष्माक्षेपी वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो तो मिलता ही है, लेकिन ऊष्मा भी मिलता है। सी यानी मेथेन है, जितना भी एल्केन है उसको अगर हम जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा, ऊष्मा मिलेगा। CH4 है, C2H6 भी जलाएंगे तो वही निकलेगा। C3H8 भी जलाएंगे तो वही निकलेगा। उसके अलावा ये है C6H12O6 प्लस O2, CO2 H2O प्लस ऊष्मा। ये मेरा श्वसन अभिक्रिया है। श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है और ऊष्मा निकलता है। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अक्सर सवाल पूछा जाता है श्वसन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है, तो हमारा ये श्वसन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण C6H12O6 प्लस O2 CO2 H2O ऊष्मा। अब इसको हम संतुलित करना था, 6 दे दें या 6 दें या 6 दे दें। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड को अगर हम धूप में छोड़ देंगे तो क्या करेगा? वो ऊष्मा का अवशोषण करेगा। ये ऊष्मा देगा और ये ऊष्मा लेता है, ऊष्मा का अवशोषण। ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए विस्थापन पढ़ना है हमको। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एकल विस्थापन, एक होता है द्विविस्थापन। विस्थापन को प्रतिस्थापन भी कहते हैं। एकल विस्थापन किसे कहेंगे? जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है तो वैसी अभिक्रिया को हम एकल विस्थापन कहेंगे। यानी जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर, मानते ये कोई तत्व है, इसका कोई दूसरे विलयन में हमको डालता है, इसको डालते हैं तो क्या करता है? ये इस कॉपर को हटा देता है, कॉपर को दूर कर देता है और इसमें जाके अपना स्थान ले लेता है। इसका मतलब ये ताकतवर है। जैसे लोहे के कील को अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में हम डालेंगे तो कॉपर सल्फेट का विलयन जो है नीला रंग का होता है, उसमें डालेंगे तो आयरन सल्फेट बनेगा हमको, तो हरा रंग हो जाएगा वो आयरन से और कॉपर मुक्त होगा। उसी तरह जिंक के बुरादे को अगर कॉपर सल्फेट के नीले रंग के कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, गहरा नीला, में डालेंगे तो ये जिंक क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देता है। जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है और जिंक सल्फेट बनाता है और ये जिंक सल्फेट का रंग रंगहीन हो जाता है, मतलब कोई रंग नहीं रहता है, कलरलेस हो जाता है। यानी Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। उसी तरह PbC प्लस Cl2
PbCl2 प्लस Cu, Fe प्लस H2SO4, FeSO4 प्लस H2, Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2, Fe प्लस HCl, FeCl2 प्लस H2। ये हमारा एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया इसको हम कहेंगे। जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, वैसी अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए, हम लोग एकल विस्थापन पढ़ लिए, अब हमें द्विविस्थापन पढ़ना है। द्विविस्थापन, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिकों का निर्माण करता है, वैसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ यौगिक का दो भाग है, यहाँ यौगिक का दो भाग, इसका पहला वाला भाग इसके दूसरे वाले से मिलता है और नया यौगिक बनाता है। उसके बाद इसका पहला वाला भाग इसके दूसरे वाले यौगिक से, दूसरे वाले भाग से मिलता है तो नया यौगिक बनाता है। तो देखिए, BaSO4 हुआ है, हो गया है, NaCl बन गया है, यानी अपने समूह का अदला बदली करी, ये इसका धन वाला इसको दे देता है और ये इसका ऋण वाला इसको दे देता है, तो नए यौगिक का निर्माण होता है। ऐसे अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें यौगिक अपने समूहों का अदला बदली करता है, इसका समूहों का अदला बदली करता है, यानी ये अपना धन मूलक इसको दे देता है, ये अपना ऋण मूलक इसको दे देता है, जिसके कारण जो यौगिक का निर्माण होता है उसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब जब द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है ना, तो उसमें क्या होता है, उसकी पेंदी में कुछ जमा हो जाता है। जब अभिक्रिया किसी बर्तन में कराते हैं तो उसके पेंदी में कुछ जमा होता है। जब पेंदी में कुछ जमा होता है, जमा जो बैठ जाता है जो पेंदी में, उस पदार्थ को अवक्षेप करते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेप। अब हम इसी में आता है अवक्षेपण अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, तो अवक्षेपण कहेंगे। तो अवक्षेपण किसमें होगा? द्विविस्थापन में होगा। अक्सर देखा जाता है द्विविस्थापन में अवक्षेपण होता है। अब इसमें Na2SO4, BaCl2, BaSO4 है। अब अवक्षेपण के लिए निशान है, हमको तीर को उल्टा दर्शा देंगे तो वो हमारा अवक्षेपण को दर्शाता है। अगर तीर को सीधा दिखा देंगे तो हमारा गैस को दिखाएगा। अगर S लिख देंगे तो सॉलिड यानी ठोस दिखाएगा। L लिख देंगे तो लिक्विड द्रव अवस्था को दर्शाता है। यानी यहाँ तीर उल्टे निशान में है, इसका मतलब यहां ये अवक्षेप बना है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम हाइड्राइड से गुना करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। अब देखिए, अगला टॉपिक है हमारा उपचयन, जिसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। उपचयन को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। उपचयन का दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग होता है या ऑक्सीजन का संयोग होता है, या हाइड्रोजन की का ह्रास या कमी होती है, लॉस जिसको कहते हैं। यानी ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए या हाइड्रोजन हटना चाहिए, ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए या हाइड्रोजन हटना चाहिए, वैसे अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन अगर जुड़ जाता है तो भी उपचयन है, या हाइड्रोजन हट जाता है तो भी उपचयन है। तो वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास या कमी होती है, वैसी अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा उपचयन का को हम अगर आगे और बढ़ाना चाहें तो हम उसको इस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन मेरा विद्युत ऋणात्मक है। कैसे विद्युत ऋणात्मक है? इसका परमाणु संख्या, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या मेरा 8 है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है। इसको हम अगर इलेक्ट्रॉन तोड़ते हैं तो 2 और 6 निकलता है। 2 और 6 निकलता है। 6 इसका मतलब लास्ट में इसको 8 पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए विद्युत ऋणात्मक तत्व वाले। किसको? विद्युत ऋणात्मक वाले तत्व क्या होते हैं? उनको वो इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा करते हैं। तो ये हमारा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? विद्युत ऋणात्मक। ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक हुआ, यहां हम ऑक्सीजन लिखते हैं विद्युत ऋणात्मक। और यहां हम हाइड्रोजन लिखते हैं विद्युत धनात्मक।
देखिए ऑक्सीकरण में होता है क्या, ऑक्सीजन बढ़ जाता है, ऑक्सीजन बढ़ जाता है। इसका मतलब ये समझ लीजिए ये दोनों दुश्मन है। ये अगर दुश्मन है, अगर ये बढ़ता है तो इसकी जीत है, ये अगर घट भी जाता है तो भी इसकी जीत है। यानी ऑक्सीजन का बढ़ना, हाइड्रोजन का घटना उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का बढ़ना, हाइड्रोजन का घटना उपचयन कहलाता है। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व तो एक अकेले नहीं है ऑक्सीजन, इसके अलावा जितने विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो भी अगर बढ़ जाए किसी यौगिक में तो हम उस अभिक्रिया को उपचयन कहेंगे। या विद्युत धनात्मक जितने भी तत्व हैं वो भी अगर किसी अभिक्रिया में घट जाते हैं तो भी हमारा उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो हमें याद रखना है ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक है, विद्युत ऋणात्मक तत्व का बढ़ना या ऑक्सीजन का बढ़ना उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है। विद्युत धनात्मक तत्व हाइड्रोजन का घटना या कमी होना, या विद्युत धनात्मक तत्व कोई भी तत्व आ जाए, सोडियम भी आ जाए, पोटेशियम भी आ जाए, वो भी अगर घटता है किसी यौगिक में वो हमारा उपचयन ही कहलाता है या ऑक्सीकरण ही कहलाता है। तो अब यहां देखते हैं Cu प्लस O2 2Cu। यहां Cu अकेले है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है। देखिए यहां Cu का उपचयन हो रहा है, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है। सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है, सल्फर का उपचयन हो रहा है। सोडियम में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, सोडियम का उपचयन हो रहा है। यहाँ देखिए अब हम इसको लाल रंग से घेर दिए हैं। H2S प्लस Cl2, HCl प्लस S, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन मेरा 2 है, यहाँ मेरा हाइड्रोजन 1 हो गया है। वैसे अभिक्रिया को भी हम उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ H2S का उपचयन होता है। उसी तरह NH3, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन से अभिक्रिया है। अभिक्रिया क्या है, यहाँ हाइड्रोजन गायब हो गया है। देखिए हाइड्रोजन गायब हो गया है तो NH3 का उपचयन हो गया है, इसमें बदल गया है। तो हम इस तरह हम समझ सकते हैं कि उपचयन किसे कहते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है, वैसे अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए हमें उपचयन के बाद अपचयन पढ़ना है। उपचयन जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है। अब उसी के जस्ट उलट है अपचयन, जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी होती है, वैसे अभिक्रिया को हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, जिसको अवकरण भी कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में रिडक्शन भी कहते हैं। तो वैसे अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का योग होता है या ऑक्सीजन का ह्रास या कमी होती है। हाइड्रोजन का योग होता है या ऑक्सीजन या ह्रास या कमी होती है, वैसे अभिक्रिया को हम अपचयन कहते हैं। जैसे H2 प्लस Cl2 2HCl, H2 प्लस I2 2HI, N2 प्लस H2 2NH3, I2 प्लस H2S 2HI प्लस। अब यहां देखिए, यहां Cl2 में हाइड्रोजन जुड़ गया है। देखिए Cl2 में हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन का जुड़ना को ही अवकरण या अपचयन कहते हैं। हाइड्रोजन का जुड़ना को ही अवकरण या अपचयन कहते हैं। समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन का जुड़ना को ही अवकरण या अपचयन कहते हैं। अब इसी तरह यहां देखिए, अब यहां देखिए I आया है, I में हाइड्रोजन जुड़ गया, आयोडीन में, तो I का अपचयन हो गया। उसी तरह अब यहां देखिए ऑक्सीजन में हाइड्रोजन जुड़ गया है, हाइड्रोजन के जुड़ना को ही ना तो हम अपचयन कहते हैं। उसी तरह यहां देखिए सोडियम, ये नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जुड़ गया तो अमोनिया बन गया है, नाइट्रोजन का अपचयन हो गया। उसी तरह देखिए आयोडीन में हाइड्रोजन जुड़ गया है 2HI, यानी आयोडीन का अपचयन हो गया। यानी हाइड्रोजन अगर जुड़ जाए जिस हाल में भी जुड़े तो उस अभिक्रिया को हम अपचयन या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब सेम यहां देखिए, अब यहां देखिए CO, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन कम हो गया। ऑक्सीजन का कम होना भी तो अपचयन होगा, अवकरण।
उस तरह यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है या कम हो गया, ZNO का अपचयन हो गया, MgO का अपचयन हो गया। अब इस तरह हमें ये याद रखना है, अपचयन वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व में या यौगिक में ऑक्सीजन की कमी होती है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो हमें हाइड्रोजन की वृद्धि पहले लिखना है और ऑक्सीजन की कमी को बाद में लिखना है। तो वैसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया या रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग उपचयन और अपचयन पढ़ लिए। उपचयन वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन की कमी होती है। अपचयन वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। ये जो अभिक्रियाएं होती हैं किसके द्वारा होती है, ऐसे हो जाती है तो उसके कुछ कारण हैं। जैसे ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है उसको कराने वाले ऑक्सीकारक होते हैं, यानी ऑक्सीकारक उपचायक वे पदार्थ हैं जिनके कारण उपचयन की क्रिया होती है, यानी ऑक्सीकरण की क्रिया होने में या उपचयन क्रिया होने में जो मदद करता है उसको हम उपचायक कहेंगे। क्या कहेंगे, उपचायक। यहां क्या है, Mg + O2 2MgO। यहां ये विद्युत ऋणात्मक है, ये मेरा उपचायक है, विद्युत ऋणात्मक है, उपचायक है। Cl2 I2 CuO MgO ZNO MnO2 ये सभी उपचायक हैं। सभी आधातुएं उपचायक होते हैं, सभी आधातुएं उपचायक होते हैं। यहां उपचायक कौन है, O2 है। सभी आधातु क्या होते हैं, उपचायक होते हैं, सिर्फ कार्बन को छोड़कर, सिर्फ कार्बन को छोड़कर। कार्बन भी अधातु है, कार्बन को छोड़कर सभी अधातु क्या होते हैं, उपचायक होते हैं। सिर्फ कार्बन को छोड़कर सभी अधातु क्या होते हैं, उपचायक होते हैं। कार्बन को छोड़कर सभी अधातु क्या होते हैं, उपचायक होते हैं। अब हम चलेंगे अपचायक, अवकारक। अपचायक यानी अवकरण की अभिक्रिया या अपचयन की अभिक्रिया को कराने वाले को हम क्या कहेंगे, अपचायक कहेंगे। अपचायक वे पदार्थ हैं जिनके कारण अपचयन की क्रिया होती है। CO + H2 Cu + H2O। अब यहां देखिए अपचयन, यहां देखिए यहां से यहां तक अपचयन हुआ, कराया कौन, ये कराया, यहां अपचायक हो गया CO। उसी तरह कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन सल्फेट, HCl ये सभी क्या है, अपचायक है। क्या है, अपचायक है। जितने भी धातुएं होते हैं ना वो सभी अपचायक होते हैं, ये ध्यान रखना है हमको। धातुएं अपचायक और अधातुएं उपचायक। धातुएं अपचायक, अधातुएं उपचायक, धातुएं अपचायक, अधातुएं उपचायक। अब हमको कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो उपचायक और अपचायक दोनों का काम करते हैं, वो ध्यान रखना। SO2 H2O2 O3 HNO2 ये पदार्थ ऐसे हैं, यौगिक ऐसे हैं जो उपचायक और अपचायक दोनों की भूमिका निभाते हैं। अब हमें रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ना है। अभी हम लोग देखें कि उपचयन अभिक्रियाएं होती है, अपचयन अभिक्रियाएं होती है। देखिए ये ध्यान रखना है हमको, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, कहीं भी वो अकेले नहीं होती है। हम लोग पहले अलग अलग पढ़ लिए हैं, लेकिन अब हमें उनको एक साथ पढ़ना है। उपचयन और अपचयन क्रियाएं हमेशा क्या क्या होती हैं, क्या होती हैं, साथ साथ होती हैं। वैसे अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया या उपोपचय अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स या उपोपचय यानी उपचयन और अपचयन दोनों को मिला दिया, उपचय हो गया, या ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, उसी को हम कह सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रियाएं साथ साथ होती हैं, वैसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं, उपोपचय भी कह सकते हैं, ऑक्सीकरण अवकरण भी कह सकते हैं। अब हम यहाँ ध्यान देते हैं तो कैसे ऑक्सीजन अवकरण क्रियाएं साथ साथ होती हैं। सवाल ऐसे नहीं पूछता है कैसे अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, तो हम कोई भी एक उदाहरण ले लेंगे, किसी भी यौगिक को ले लेंगे, CO + H2। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप, यहाँ ऑक्सीजन हट गया है ना, ऑक्सीजन हट गया है तो उसको हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे, यानी अवकरण कहेंगे, अपचयन हो गया ये। यहां देखिए ऑक्सीजन जुट गया है,
ऑक्सीजन का जुड़ना को हम उपचयन कहते हैं। देखिए हुआ ना एक साथ, उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो गया, तो इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। अब बताइए आप यहां कैसे आप, अब देखिए यहां से यहां तक जा रहे हैं, एक ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, एक ऑक्सीजन यहां तक पहुंचे तो एक ऑक्सीजन गायब हो गया। ऑक्सीजन का गायब होना अपचयन, क्या होगा, अपचयन। अब यहाँ कार्बन हम लेके जा रहे थे, आगे हमको ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन का मिलना उपचयन। फिर अब यहां देख रहे हैं हम, सोडियम अकेले निकला था, ऑक्सीजन मिल गया रास्ते में उसको, ऑक्सीजन का मिलना उपचयन। ऑक्सीजन अकेले निकला था, आगे सोडियम मिल गया तो सोडियम ऑक्साइड बन गया है। यानी विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना, विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना अपचयन, क्योंकि ये हाइड्रोजन के बराबर वाला गुण है, यहाँ अपचयन हो गया। अब हमको समझ में आ गया कि उपचयन और अपचयन की क्रिया साथ साथ क्यों होती है। ऐसे भी पूछ सकता है कि सवाल पूछता है उपचयन अपचयन की क्रियाएं साथ साथ क्यों होती है, तो आपको कोई भी एक उदाहरण लिख के दे रहे हैं, क्योंकि उपचयन और अपचयन क्रियाएं साथ साथ होती है। एक चीज याद ध्यान, धातुओं का योग उपचयन कहलाता है, धातुओं का योग उपचयन। यहां देखिए धातु जुड़ गया है ना, तो उपचयन हो गया है, या अधातु जुड़ा है ना, अपचयन हो गया है। धातु का योग उपचयन और अधातु का योग उपचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है, ये ध्यान रखना है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है संक्षारण और विपरीत गंधिता। संक्षारण, धातुएं वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करती है, संक्षारण कहलाता है। धातुएं वायु, नमी या अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, अवांछनीय, जो मतलब वैसा पदार्थ जिसको हमको जरूरत नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, संक्षारण। वैसे अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना संक्षारण है, उसके बाद चांदी में काली परत चढ़ जाना संक्षारण है। उसके बाद विपरीत गंधिता किसे कहते हैं, जब वसा या तेल उपचयित हो जाते हैं, वसा या तेल उपचयित हो जाते हैं, तब उनके गंध और स्वाद बदल जाते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विपरीत गंधिता कहते हैं। जैसे कि आप कोई कुरकुरे का पैकेट ले आते हैं या दालमोट का पैकेट, अगर वो बीच में छेद हो जाता है, कहीं सुराख हो जाता है, तो उसके अंदर से गैस निकल जाता है, और क्या होता है, वो नमी की वजह से चप हो जाता है, मजा बदल जाता है, बदबू हो जाता है, तो उसको हम विपरीत गंधिता कहते हैं। तो विपरीत गंधिता से बचने के लिए, जैसे चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, क्या भर दी जाती है, ऑक्सीजन को निकाल के नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, जिसके कारण वो ताजा रहता है, तरोताजा रहता है। तो हमेशा ये सवाल पूछता है, विपरीत गंधिता किसे कहते हैं, संक्षारण किसे कहते हैं। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आपको अच्छे वीडियो आपको पेश करेंगे। आपको मैट्रिक के इम्तिहान में आप 100% कामयाबी के लिए हमारा वीडियो आप देखते रहें। चौधरी क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि आने वाला कोई भी वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। धन्यवाद।